नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 बुक खोल लें। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये चैप्टर आप लोग जब 11th क्लास में एंट्री लिए थे तब आपको बेसिक्स के तौर पे समझाया गया था, क्योंकि जब आप एकदम फ्रेश, एकदम पकने का काम कर रहे थे कि अकाउंटेंसी क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या कन्वेंशन, ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत टाइम पहले पढ़ा था, भूल गए होंगे, थ्योरी पे इतना ध्यान देते नहीं बेटा। इसलिए ध्यान सुनिएगा, मैं जो बोलूँ उसका जवाब अगर आपको आता है तो जवाब देना, नहीं आता तो सुन लेना। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडियोलॉजी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी या फिर बेस। जिस चीज को बेस बनाकर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके दिमाग की कोई सोच हो कि यार मैं इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। पहली बार जब एक कैलकुलेटर बनाया गया था, मतलब जब ये नहीं बना था, तो उससे पहले जो टोटलिंग होती थी, मल्टीप्लिकेशन होता था, वो किसी और मैनर में हुआ करता था। फिर एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया गया जिसने आपके टाइम को बहुत कम बचा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा बचा लिया, और कैलकुलेशन बहुत आसान बना दी। तो एक किसी आदमी के दिमाग में एक सोच थी, यार मैं ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाऊँ जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। मोबाइल फ़ोन, ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाया जाए कि यहाँ बैठे किसी और से बात हो जाए। तो कुछ आइडियोलॉजी क्रिएट की गई थी। अकाउंटेंसी, लुकास पैसियोली का नाम सुना है आपने? इसे फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। और मजे की बात है, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। वो अकाउंटिंग का नाम नहीं था, वो मैथमेटिशियन था। उसने कहा कि एक बिजनेसमैन को हर साल के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहिए। अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे कैसे? जब वो अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। अगर वो बिजनेस और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो उसने एक दिमाग लगाया, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, अब रिकॉर्डिंग तो होगी लेकिन किस मैनर में होगी? तो उसने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए कि इस मैनर में ये ट्रांजेक्शन ऐसे हुआ तो इस प्रिंसिपल में होगा। और वो धीरे धीरे वो प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में आते चले गए, यूजेस में आते चले गए, उसे कन्वेंशंस का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? और हमारे चैप्टर में कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, तीनों का नाम एक ही काम में लिया गया है, वो है कॉन्सेप्ट्स। क्या नाम में लिया गया? अगर आप लिस्ट देखोगे बेटे कॉन्सेप्ट्स की, तो आपके सबसे पहले आपको पेज नंबर 1.25 पे बोल्ड लेटर में एंटिटी कॉन्सेप्ट दिख रहा है बेटा? सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस और बिजनेस एंटरप्राइज आर टू सेपरेट एंटिटी। यानी only the transactions which are related to business will be recorded in the books. No personal activities, no personal events, no personal transaction of the owner will be recorded in the books. मान लीजिए अगर बिजनेसमैन अब्रॉड जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, कोई एसेट को खरीदने के लिए, तो उसके आने और जाने का खर्चा बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। लेकिन अगर वो अपने किसी पर्सनल काम से, ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सनल काम से अगर कोई टूर करके आ रहा है, फॉरेन टूर करके आ रहा है, या कहीं पर भी बाहर जा रहा है, और अगर वो पैसा खुद की जेब में से खर्च कर रहा है तो रिकॉर्डिंग करनी नहीं। लेकिन अगर उसने बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल को काम में ले लिया तो उसे बिजनेस का एक्सपेंस ना मानकर ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल मान लिया जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एंटिटी। अंडरलाइन करेंगे फटाफट। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां से शुरू हो जाइए, और जहां बोलना बंद कर दूंगा वहां रोक देंगे। जो मैंने पढ़ाया है वही पढ़ाया, जो ऑनलाइन करवा रहा हूँ। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिए। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। Accountants should treat a business as distinct from its owner. Business transactions are recorded in the business books of accounts and owner's transaction in his पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फुल स्टॉप। आ गई बेटा बात समझ? इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा जवाब हमने दे दिया। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, नंबर बी। क्या लिखा है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाम में इसका मीनिंग छुपा है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत सिंपल सी लाइन बोलता हूं, देयर इज नो प्लेस फॉर लव, अफेक्शन एंड इमोशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके बिजनेस में कोई अफेक्शनेट चीज हुई, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आया है,
या कोई बहुत दुख भरी घटना घटे, किसी अच्छे एम्प्लॉय की डेथ हो गई या उसका रिटायरमेंट एज आ गया और वो कंपनी को छोड़ के चला गया, दीज मे बी कॉल्ड इमोशनल मोमेंट्स, लेकिन इनका मेजरमेंट क्या नहीं हो सकता, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो सकता। तो ये अकाउंटिंग का सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें अपन लोग बोलते हैं ओनली द ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स which are measurable in terms of money will be recorded in the books of accounts. Either they are material और immaterial, चाहे वो कितना ही material मतलब बहुत important event हो और चाहे कोई खास important ना हो, अगर उसका measurement किसमें possible नहीं है, मनी में, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं हो सकती। अनलाइन शुरू करेंगे बेटा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लाइन में लिखा है as per this concept only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. Since money is the medium of exchange and standard of economic value, this concept requires that those transactions along that are capable of being measured in terms of money only to be recorded in the books of accounts. Continuation कीजिए। Transactions, even if they affect the result of the business materially, are not recorded if they are not convertible in monetary terms. रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना है आपने? इसके फाउंडर कौन थे? श्री धीरू भाई अंबानी। उनकी जब डेथ हुई थी ना, तो स्टॉक मार्केट पे तो बड़ी हैमरिंग हुई थी, शेयर बाजार तो बड़ा टूटा था, उनके शेयर्स के भाव टूटे थे, लेकिन उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। वो इस कंपनी का देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था कि नहीं था? जिसका फाउंडर, जिसने कंपनी को इतना बड़ा खड़ा कर दिया, शेयर होल्डर्स की वर्थ को बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उनके जाने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी लाइफ का मेजरमेंट किसमें पॉसिबल नहीं था, मनी में नहीं। तो वो चाहे अफेक्टिंग मूवमेंट था और चाहे नॉट अफेक्टिंग मूवमेंट, दैट इवेंट वाज नॉट मेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट पार्ट इट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड। अंडरस्टूड बेटा? थर्ड देखिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ पहले। आप नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू किए होंगे, से लेकर आज तक अपन पढ़ते जा रहे हैं और आगे भी अपन पढ़ेंगे, और कब तक पढ़ेंगे अपने को नहीं पता, ठीक है? हर साल के एंड में आपका एग्जाम जरूर लगा था, आपको याद नहीं हो, लेकिन नर्सरी में एग्जाम जरूर दिया था, 100 में से 100 जरूर आए थे। और तब तक क्या आए थे? फिर तो धीरे धीरे अपने को पता चलने लग गया वेयर वी स्टैंड। नर्सरी में पेपर दिया, फिर अपन ने LKG UKG में पेपर दिया होगा, फर्स्ट में दिया, सेकेंड, हर साल पेपर देते हैं ना। काश ऐसा होता कि नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का पेपर एक ही बार में लेते। 12वीं में आप आ जाते, 12वीं क्लास का एंड होता, सुबह बुलाते 7 बजे, शाम को फ्री करते 7 बजे, सुबह पूछते कैसे कबूतर कैसे, और शाम को 6 से 7 में पूछते बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका फायदा एक ही था, जो पिटाई अपन ने 12 दफा खाई, एक ही बार में सलट जाती है बेटे। नाउ जोक्स अपार्ट, सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता कि नर्सरी क्लास का पढ़ा हुआ LKG नहीं पढ़ाएंगे, तो तुमने LKG में जो पढ़ लिया, जो UKG में नहीं पढ़ाया जा रहा, फर्स्ट जो पढ़ लिया वो सेकंड में नहीं। 11th क्लास के बाद देखो तुम्हें 12th क्लास में पार्टनरशिप और कंपनी यही सोच के पढ़ाई गई कि दैट यू नो हाउ टू पास जर्नल एंट्री, यू नो हाउ टू मेक द लेजर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस की लाइफ जो होती है वो अनसर्टेन होती है। बिजनेस की लाइफ क्या होती है? एक्चुअल में तो प्रॉफिट और लॉस तब पता चलता है जब आप बिजनेस को कंप्लीटली वाइंड अप कर देते हैं और लगाई हुई कैपिटल को वापस निकाल लेते हैं, तब पता चलता है कितना लगाया था कितना निकाला, दोनों का डिफरेंस इधर प्रॉफिट और लॉस। बट क्या ऐसा फिजिबल है कि हम लोग जिस दिन से बिजनेस शुरू किया से लेकर बिजनेस के बंद होने का ही वेट करें? यार ये बंद ही नहीं हो रहा है, यार प्रॉफिट लॉस कब पता चलेगा? इसलिए बिजनेस की अनसर्टेन लाइफ को पीरियोडिकली डिवाइड कर दिया जाता है ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये जनरली कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का, इसलिए इसे अकाउंटिंग ईयर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? अकाउंटिंग ईयर। हर ईयर के एंड में बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन असर्टेन कर ली जाती है। अंडरलाइन करेंगे। This is also called the concept of definite accounting period. As per going concern concept, an indefinite life of the entity is assumed. For a business entity, it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of business. बात समझ में आ गई बेटा? एकदम लास्ट में चलेंगे, पेज नंबर 1.27 दिख रहा होगा आपको, ऊपर की लाइन दिख रही है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अंडरलाइन करो बेटे।
According to this concept, accounts should be prepared after every period but not at the end of life of the entity. Usually this method is one calendar year. We generally follow from April 1st of a year to 31st March of immediately following. इसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं हमारे देश में, तो अप्रैल से लेकर 31st मार्च. कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर. जो मैं वर्बली समझाया वो राइटिंग फॉर्म में लिखा था बेटा, उसको आप अंडरलाइन कर लेना. आगे आ जाए अक्रूवल कॉन्सेप्ट. यार तुमने 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, फाउंडेशन में बनाए. एनपीओ का चैप्टर 12 में ही पढ़ा और यहाँ पे ही पढ़ा. पी एंड एल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोथ वर्क्स ऑन अक्रूवल बेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, events and transaction will be recorded on occurrence basis irrespective of the fact whether the amount has been paid or received. That means on occurrence basis, not of cash payment or receive basis. अच्छा, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करने से सही प्रॉपर पता किया जा सकता है. मैंने किसी एम्प्लॉय से बेनिफिट ले लिया सर्विस करवा के 12 महीने का, लेकिन मैंने सैलरी केवल 10 महीने का ही पे किया, तो खर्चा तो 12 महीने अकाउंट होगा, क्योंकि 2 महीने की सैलरी मैंने इस साल नहीं तो अगले साल देनी होगी कि नहीं. मेरी जेब में से तो खर्चा जाएगा ही जाएगा ना. अंडरलाइन करेंगे जहां से बोल रहा हूं मैं. अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, the effects of transactions and other events are recognized on mercantile basis, that is when they occur, and are not as cash or as a cash equivalent is received or paid. आगे देखो, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. आगे देखो, आगे की लाइन भी करनी है. Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of past events involving the payment and receipt of cash but also of obligations to pay cash in future and of resources that represent cash to be received in the future. हम लोग ने ये जो पढ़ा है ये कहानी पढ़ी है, बाकी अपन लोग को पूरा पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑनर्ड इनकम, ऑन्ड इनकम, एडवांस पढ़ा था ना एनपीओ वाले चैप्टर में. एक बैलेंस शीट में ओपनिंग बनाई जा रही थी, क्लोजिंग बनाई जा रही थी, प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, ये सब कैलकुलेट किया जा रहा था, ताकि अपन केवल करंट ईयर की नहीं, पास्ट ईयर का पेमेंट जो इस साल में हुआ, करंट ईयर का जो करंट ईयर और आने वाले साल का जो इस साल में हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग के अलावा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पी&एल बनाते हैं तो केवल करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम पता चल जाती है बेटा. दिस वाज ड्यू टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अब बेटा ये जो नीचे के पैराग्राफ्स है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे दे के समझाए गए हैं, वो अपने को नहीं पढ़ने, वो अपने को आते हैं, हम समझा देंगे एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना. हाँ, नंबर नेक्स्ट देखो, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग. आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने 2 जगह समझाया था, इफ यू रिमेम्बर. एक्चुअली 3. कंसाइनमेंट का चैप्टर याद कीजिए, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट की एंट्री आई थी और आप सब पागल हो गए थे, यार अब तक तो कंसाइनमेंट डेबिट चल रहा था, ये एबनॉर्मल कंसाइनमेंट क्यों हो गया? ध्यान हो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि इधर की तरफ तो अपन ने टोटल भेजी हुई गुड्स कॉस्ट लिखी थी और इधर अपन ने लिखी थी सोल्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस. अगर मैं इधर एबनॉर्मल और अनसोल्ड को नहीं हटाऊंगा तो मैं सेलिंग प्राइस कम यूनिट की कॉस्ट प्राइस ज़्यादा यूनिट से मैच कर बैठूंगा, जिससे मेरा सही प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा. इसलिए इधर सेलिंग प्राइस जो कम यूनिट की थी, इधर भी प्राइस यूनिट की होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इधर से एबनॉर्मल लॉस हटा दिया था, अनसोल्ड हटा दिया था. तो एबनॉर्मल हटाया, अनसोल्ड हटाया, तो केवल बिकी हुई कॉस्ट का ही डेबिट वैल्यू रह गया कि नहीं रह गया? मैचिंग. एक फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा था, जीपी का फॉर्मूला फाइनल अकाउंट्स में, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स. आप बोले थे, जैसा भी आपने बोला, नहीं सर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं होता, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है. कई दफ़ा याद किया होगा अपन ने. इन्वेंट्री का चैप्टर भी अपन लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग को जीपी पता कर, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए. अंडरस्टूड. एक एग्जांपल और मैंने दिया था कि अगर मुझे इस बैच की इनकम पता करनी हो तो इस बैच से मिली हुई फीस यानी रेवेन्यू में से इसी बैच के पढ़ाने की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट लेस करनी चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी वाले बैच की भी कॉस्ट लेस कर देनी चाहिए. इसी बैच की ना मैचिंग. आपने किसी अकाउंटिंग ईयर में जो इनकम अर्न करने के लिए जो भी प्रयास किए होंगे, जिस जगह से भी आपकी इनकम अर्न हुई होंगी,
अगेंस्ट उन इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस हुए हैं, उन एक्सपेंसेस को उन इनकम से मैच करके या तो प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहिए। बात समझ में आ गई? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो समहाउ एक ही बात कहते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी अप्रैल से मार्च की बात करता है, बोलो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी 1 अप्रैल से 31 मार्च में हुए खर्चों और इनकम की बात करता है। और मैचिंग तो बोलता ही यही है, इस साल में हुई इनकम इस साल में हुए एक्सपेंस को मैच करो। अंडरस्टूड? पढ़ो, देखो, अंडरलाइन करो इसे। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू of that period should only be taken into consideration in the financial statements of the organization. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. बात समझ में आ गई बेटा? फुल स्टॉप। अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग ई के बाद नेक्स्ट पेज पे एफ पॉइंट गोइंग कंसर्न पे आ गए। हाँ भाई, नर्सरी में पढ़ना शुरू किए थे तो उस समय तो तुमसे कोई पूछा नहीं। सपोज तुमसे कोई पूछता बेटा कहाँ तक पढ़ेगा, तो क्या बोलते? चौथी पढ़ूंगा, चौथी के बाद टाई लगा के ऑफिस जाऊंगा। आज कोई पूछ ले हाँ बेटे कब तक पढ़ोगे, तो क्या बोलेंगे? बस फाउंडेशन, एक बार फाउंडेशन में जाए फिर जॉब तलाशूंगा। ऐसा बोलेंगे क्या? अभी आपका टारगेट क्या है? और मैं पूछूं अच्छा सीए बनने के बाद क्या करोगे, तो आप भले ही कुछ कह दो बट वो श्योर नहीं है। हो सकता है सीए बनने के बाद आप में एमबीए करने की इच्छा हो जाए, कोई आईएएस बनना चला जाए। प्रयास तो अपने को ही करने पड़ेंगे, फ्यूचर किसने देखा नहीं है बेटा। हम तो खाली बढ़े जा रहे हैं कि नहीं बढ़े जा रहे हैं। एक बिजनेस मैन ने शॉप खोली, कॉलोनी में नया नया उद्घाटन हुआ, सब लोग आए, सामान लेके चले, आप पहुंच गए। बोले बाकी तो सब ठीक है, बढ़िया इनॉग्रेशन किया आपने, चलो फटाफट ये बताओ बंद कब करोगे। वो अंकल पहले 2 बार तो आके पिटाई करेंगे। फिर बोले अंकल मार तो लिया ही, अब तो बता दो बंद कब करोगे। अंकल क्या बोलेंगे? भाई पागल है क्या, मैंने दुकान खोली किसके लिए? बंद करने के लिए। अंकल अच्छी बात है लेकिन बंद तो करोगे ना। बेचारा दुखी होके क्या बोलेगा? अरे मुझे नहीं पता मैं अपना बिजनेस बंद कब करूंगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किसके लिए किया गया था? प्रॉफिट ऑन। तो बिजनेस के सामने जब तक कोई ऐसी इवेंट्स नहीं आ जाएगी, कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं हो जाएंगी कि बिजनेसमैन को कंपल्सरी अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, तब तक बिजनेस चलता ही चला जाएगा बेटे। इसे कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? गोइंग कंसर्न। इनडेफिनिट लाइफ होती है बिजनेस की, डेफिनेट तो अपन लोग नहीं बोल सकते। जब तक चला जाएगा पता नहीं कब तक चलेगा। पढ़ो देखो। The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and it will continue in operation for foreseeable future. Hence it is assumed that, बहुत important line है, hence it is assumed that, तुम सारी कर लो ना लाइन, तो जो बोल रहा हूँ सब ऑनलाइन कर रहे हो ना। Hence it is assumed that enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially scale of its operation. आगे की लाइन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, अगर ऐसी कोई जरूरत या कोई ऐसी कोई इच्छा जरूरत महसूस हो रही है कि बिजनेस को बंद ही करना है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ए डिफरेंट बेसिस एंड सो द बेसिस यूज्ड नीड्स टू बी डिस्क्लोज। ये क्या होता है इसके बारे में खुल के तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले से छोटी सी बात बता देता हूँ। आप किसी कंपनी को सीए बनने के बाद अगर जॉब करने के लिए ज्वाइन करेंगे तो किसके लिए, इस बात क्या सोच कर ज्वाइन करेंगे कि कंपनी मैं ज्वाइन करूंगा और 6 महीने बाद बंद हो जाएगी? यही भगवान ऐसा हो जाए ताकि जॉब नहीं करना पड़े? ऐसा होगा क्या? हम उस कंपनी में इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज अपने को इस कंपनी का फ्यूचर बहुत लंबे समय का दिखता है। ये हम लोग जैसे कंपनी चलती चली जाएगी वैसे हम लोग भी काम करते चले जाएंगे। लेकिन वो कंपनी बंद होने वाली है और वो आपको हायर कर रही है, तो उस कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो हमारी कंपनी क्या है, अगले 2-3 सालों में क्या कर देगी, वो कर लेगी। हम तो आपको जॉब पे किसी पर्टिकुलर काम के लिए रख रहे हैं बेटा। अगर आपको ये जानकारी मिले और फिर आप कंपनी को ज्वाइन करें तो ये आपका डिसीजन होगा कि नहीं होगा। वरना कंपनी आपको नहीं बता रहा, कंपनी को ज्वाइन कर ले तो आपको ठगा सा फील होगा कि नहीं होगा। क्या मैं कंपनी में क्यों गया 2 साल में, ऐसे कंपनी में जा तो लॉन्ग टर्म में काम कर रही थी। टेल मी यस और नो। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, किस सोच के साथ खरीदेंगे कि कंपनी लॉन्ग रन में काम करती चली जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? और कंपनी थोड़ी चिक चिक के चल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री का हमारी थोड़ी चल जाएगा चिक चिक के, मेरी कंपनी इतने साल चलेगी, उसको खुद को नहीं पता कितने साल चलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात?
लेकिन अगर कंपनी को फील हो रहा है कि हमारे सामने इतनी दिक्कतें आ रही है कि हम जिस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरह की सर्विस हम देते हैं, वो आगे जाके क्या नहीं हो पाएगी, चल नहीं पाएगी। टाइपराइटर बनाने वाली कंपनीज मिट गई कि नहीं मिट गई? क्या टाइपराइटर बंद हो गया? टेल मी यस और नो। तो अगर ऐसी कोई कंपनी अपने बिजनेस को जो आगे जाके बंद कर देगी, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को 90% कर दी, 80% कर्टेल कर दी है, तो उन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे बनाने होंगे। कौन सी बेसिस पे? थोड़ा समझा देता हूँ। हम बैलेंस शीट लैंड की वैल्यू जिस प्राइस पे खरीदे थे उसी प्राइस पे कंटिन्यू करते हैं ना। परसों ध्यान हो तो क्वेश्चन एनपीओ का एक बड़ा वाला क्वेश्चन था, बिल्डिंग 16 लाख रुपए की थी, मशीनरी लैंड 1 लाख रुपए 1 लाख की थी, याद है आपको? क्योंकि उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता था। लेकिन वो लैंड कब खरीदी थी भगवान जाने। लेकिन हम लोग कौन से बेसिस पे काम कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। तो अपन ये मानते हैं कि जब तक पड़ी है पड़े रहें, तो जिस दिन बेचेंगे उस दिन बेच लेंगे, जितने में बिकेगी उस दिन बेच लेंगे। तो अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को आने वाले पीरियड में क्या करने वाली है, बंद करने वाली है, और वो बैलेंस शीट बना रही है, तो अब उसकी एसेट में कॉस्ट प्राइस पर नहीं आएंगी एसेट, मार्केट में जो उनकी रेट चल रही होगी, क्योंकि इसी वैल्यू पर ही ये बिजनेस की एसेट को बेचकर मनी रिकवर किया जाएगा। लास्ट में ये लिखा था, लास्ट जो अपने लाइन करी कि अगर बिजनेस नियर टाइम में क्या होने वाला हो, लिक्विडेट, तो उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट बेस बनाना पड़ेगा। बेटा समझ आ रही है आपको मेरी बात? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। छोटी सी बात, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, सपोज 50,000 रुपये का, से 50, आपके फ्रेंड ने अरे फोन कितने का है, आप क्या बोलेंगे? 6 महीने बाद पूछा, क्या बोलोगे? 1 महीने साल बाद पूछा तो 2 साल। जब तक मोबाइल आप यूज करते रहोगे, आपके दोस्त अगर पूछते जाएगा तो हर साल ये बोलोगे रुक 5 मिनट बैठ चाय पानी पी, मार्केट में रेट पता करके आता हूँ, सब बोलेंगे। 10 साल भी वो चीज़ आपके पास रह गई तो आप भी क्या बोलोगे? 50,000। क्यों हम उसे कॉस्ट पर ही कंसिडर कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन क्या नहीं है उसे बेचना, नहीं हम उसको बेच बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कमाने का कोई पर्पस रखते हैं। एक बिजनेसमैन ने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स क्यों खरीदे? बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए, उन्हें लॉन्ग टर्म काम में लेने। तो मार्केट में रेट उनकी भले ही क्यों ना हो जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन एसेट्स का वैल्यूएशन कौन से प्राइस पर ही करना सही है? कॉस्ट। क्योंकि अगर हम आए दिन असेट्स की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाले खड़े हो जाएंगे। कल तक तो ये एसेट थी, आज ये एसेट हो गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा कि नहीं होगा? ऐसी कंडीशन में असेट को उनकी कौन सी प्राइस पर दिखाया जाना चाहिए? कॉस्ट प्राइस, ना कि उनकी मार्केट प्राइस। देखो क्या लिखा है, बाय दिस अंडरलाइन कीजिएगा, बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट is to be determined on the basis of historical cost. What is the meaning of historical cost? Acquisition cost, जितना पैसा देकर आपने उसे खरीदा है। In other words, अच्छा आगे लिखा है acquisition cost. Also there are various measurement basis. Accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. बेटा वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि कल एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी, आज एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो बढ़ी तो आपने बढ़ी वैल्यू दिखा दी, कम हुई तो आपने कम वैल्यू दिखा दी, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपका इन्वेस्टर तो सबसे पहले कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। इसलिए असेट्स का वैल्यूएशन कौन सी प्राइस पे करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। लेकिन डेप्रिसिएशन का चैप्टर याद है आपको? एक रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट मैंने कुछ समझाया था आपको। अगर एसेट का रिवैल्यू करने पर एसेट का वैल्यू तो घट रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते चले जाते हैं। अगर आपकी एसेट में, ये एक्चुअली मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ चुका हूँ जिसका नाम है रियलाइजेशन। देखो अगला कॉन्सेप्ट रिलेशन होगा, पर अभी मैं थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट के बारे में ही समझाऊंगा, थोड़ा बहुत, बट एक बार रियलाइजेशन वाले के बारे में सुन लीजिए। मैंने ये तो कह दिया कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट को क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि अपन कंफ्यूजन से दूर हो सके। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक दिक्कत है, आपकी लैंड आपने 1 लाख रुपए में खरीदी थी आज के 20 साल पहले, अरे उसकी मार्केट में कीमत 1 करोड़ के बराबर है, तो आप अपने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का अंडर वैल्यूएशन भी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस की एसेट को अंडर स्टेट करके बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी कम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? इसे आपका इन्वेस्टर कभी भी सही इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं पाएगा। इसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया,
कौन सा कॉन्सेप्ट था? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि आप अपनी असेट, देखो उसको पहले पढ़ लो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑनलाइन कर लिया आप लोगों ने? एक बार एच वाले पॉइंट पे आ जाओ, रियलाइजेशन पे, इसको पढ़ो क्या बोलता है। इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ asset is to be recorded only when the business realizes it. When an asset is recorded at its historical cost of 5 lakh and even its current cost is 15 lakhs, such change is not counted unless there is certainty that such change will materialize. आपकी एसेट की वैल्यू कितने की है? 1 लाख। 1 लाख की, अच्छा 5 लाख की मान लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, या मेरा एग्जाम्पल लो। एसेट कितने की थी? 1 लाख। कितनों से कीमत 1 करोड़ की होगी? आपको लगता है कि ये परमानेंट इंक्रीज आ गया है एसेट में? अब इसके दाम वापस पुराने 1 लाख तो नहीं हो सकते। गोल्ड 5,000 रुपए का भी 10 ग्राम सोना आया करता था। 5,000 का क्यों, 500 का भी 10 ग्राम सोना आया करता था। आज वही सोना 50,000 पर 10 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ये सोचो कि यार मैंने तो 500 रुपये पर 10 ग्राम में सोना लिया था, अब ये कितने का हो गया आज? 50,000। यार मैं तो इसे 50,000 पे शो नहीं करूँगा, क्या पता कल को घट के 500 पे आ जाए। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये। तो आपको ये लग गया कि हाँ इसकी वैल्यू वापस से क्या नहीं होगी, श्रिंक नहीं होगी। अब आप आसानी से चाहें तो क्या कर सकते हैं, एसेट की वैल्यू को बढ़ाकर लिख सकते हैं। देन यू आर फॉलोइंग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब सुनो ध्यान से, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में एक नाटक है। जैसे आप एसेट की वैल्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन वो प्रॉफिट होगा कौन सा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि आपने 500 वाला सोना 50,000 में बेचा नहीं अभी तक। बेचते तो बुक्स में प्रॉफिट रियलाइज हो जाता ना। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, हम प्रॉफिट हो रहा था तो पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर रहे थे। बात समझ में आई? तो इससे दो फायदे हो गए, हम एसेट को मार्केट वैल्यू पर भी लेकर आ गए, और उसके बढ़ने और घटने का कैपिटल में नहीं गया, क्योंकि वो पीएनडल में नहीं गया था। किस अकाउंट में दिखा दिया आपने? रिवैल्यूएशन सरप्लस। देखो आपको इस पेज पे दो बैलेंस शीट दिख रही होगी। नीचे देखो, लैंड की वैल्यू कितनी है? 2,000। कैपिटल कितनी है? 2,000। अब आप देखो नीचे वाली केस में, देखो लैंड की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई क्या बेटा? 2,000 में कितनी बढ़ गई? 1 लाख। टोटल कितनी हो गई? 1,02,000। अब देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, कैपिटल तो कितने की रहेगी? 2,000। उसके नीचे आएगा ये अनरियलाइज्ड गेन, कितना रुपीज? 1 लाख। आई बात समझ? कैपिटल को नहीं बनाया इन्होंने 1 लाख, 1,02,000। कैपिटल पहले भी कितनी थी, अभी भी कितनी है? क्योंकि वो प्रॉफिट अभी तक आपने अर्न नहीं किया। बात समझ में आ गई क्या? पक्की समझ में आ गई? हमारे पास कोई 10 लाख की एसेट है, मार्केट में कीमत 10 करोड़ की हो गई, हम करोड़पति नहीं हुए हैं, क्योंकि अपन ने वो 10 लाख की एसेट को 10 करोड़ में बेचा नहीं है। जब बेचने जाएंगे, कोई भी 10 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ देने को रेडी नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली 10 करोड़ के मालिक नहीं थे। हमें 1 करोड़ में बेचने पर हमें प्रॉफिट 90 लाख का होगा, ना कि कहने भर से प्रॉफिट होगा। एम आई क्लियर? दैट वॉज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसलिए क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में दिखते हैं, इसलिए सम हाउ कौन सा कॉन्सेप्ट ही काम में लिया जाता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा नहीं करता। वो कहता है इतने की थी, इतने की मान लो, जिस दिन बिक जाएगी इतने का प्रॉफिट बुक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट। आपने अब तक जितनी भी अकाउंटिंग करी है ना, वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे की है। एक डेबिट के अगेंस्ट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक क्रेडिट के अगेंस्ट हमेशा क्या होता है? डेबिट। बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल था। ये आपने 11th क्लास में वो अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाई थी, याद है आपको? ढेर सारे क्वेश्चन बनाते थे। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये एसेट बढ़ी, फिर वो प्लस के नीचे स्टॉक बढ़ा के कैश कम करके लिखते थे, वो वाले क्वेश्चन। आगे के जो 3 कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का नाम सुना? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मतलब नेगेटिव अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट। एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस शुड नॉट रिकॉग्नाइज anticipated profit in the business, but it should recognize anticipated expense or losses. क्योंकि अगर इनकम्स को आपने बिना अर्न किए रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपका इस साल का तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन आगे आने वाले साल में अगर वो इनकम रियलाइज नहीं हुई
तो आपको नुकसान हो सकते हैं, बिकॉज आपने प्रॉफिट दिखाकर डिविडेंड तो ज़्यादा बार दिया, जाके वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप होने वाले फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए और फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रेजेंट में ही क्या कर लेंगे बेटे, अरेंजमेंट्स कर लेंगे, तो आपके पास हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रहेगा कि नहीं रहेगा। नॉर्मल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपके पापा सेविंग कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, सब कर रहे हैं। मैं भी कुछ ना कुछ बचा ही रहूँगा, आप लोग भी कब कमाना शुरू करेंगे तो सारा खर्चा करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे। तो वो सेविंग हो रही है उस फ्यूचर के लिए जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा कि कल को कोई भी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी तो हमें हाथ फैलाने की बजाय हमारे काम आ जाएगी। अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में सोचें, आप एक नई मशीन लेकर आते हैं, बहुत सुंदर, बहुत फास्ट, बहुत प्योर मशीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल बाद तो वो मशीन रिपेयर का खर्चा मांगना शुरू करेगी ना। आपके पहले साल में सेल्स आ गई, प्रॉफिट आ गया, रिपेयर का खर्चा नहीं आया। दूसरे साल में फिर सेल आ गई, प्रॉफिट आ गया, रिपेयर का खर्चा नहीं आया। लेकिन 5वें साल, 6ठे साल में सेल्स उस असेट की कम हो जाएगी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन क्या धीरे धीरे रिड्यूस, क्योंकि पुरानी हो चुकी होगी। इधर तो आपका प्रोडक्शन का तो यूनिट कम होगा और रिपेयर के खर्चे बढ़ेंगे। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्शन तो होगा कम, रिपेयर के खर्चे बढ़ेंगे, तो उस साल प्रॉफिट पे डबल इम्पैक्ट आएगा। तो आप क्या करेंगे, शुरू से ही थोड़ा प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स बनाकर P&L से चार्ज कर लेंगे। तो आपके प्रॉफिट्स पे बर्डन क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। ऐसा नहीं कि शुरू के 5 साल तो एक्सट्रीम प्रॉफिट, आखिरी के साथ एक्सट्रीम लॉस, ऐसा नहीं। लॉस को इक्वली एडजस्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। और जब हैवी एक्सपेंस ऑफ रिपेयर्स आएंगे, आप सरप्लस ऑफ कैश पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव। हम लोग एंटिसिपेटेड एक्सपेंस और लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि इनकम्स को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी। बहुत सिंपल सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, रेगुलरिटी। आपको पहला चैप्टर पढ़ाया गया, पहले दिन BRS, अगले दिन पढ़ा दिया गया कंसाइनमेंट, उसके अगले दिन थ्योरी लिखवा दी बिल ऑफ एक्सचेंज की, और उसके अगले दिन लिखवा दी डेप्रिसिएशन। आप अगले दिन क्या बोल देंगे, सर या तो पहले BRS पूरा करो या पहले कंसाइनमेंट पूरा। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है रेगुलरिटी। अगर आपने किसी भी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का कोई तरीका, या फिर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने का कोई तरीका पहली दफ़ा ऑप्ट किया, जैसे मान लीजिए फीफो मेथड ऑप्ट किया, तो अगले साल में भी, उसके अगले साल भी, यानी अपकमिंग ईयर में आपको कौन सा में लेना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से आपने उसे कर लिया चेंज। योर अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। आपने प्रीवियस ईयर में तो मेथड लगाया था WDV का मेथड, इस साल आपने लगा दिया SLM, फिर आप लगा देंगे कोई तीसरा, फिर आप लगा देंगे कोई चौथा, तो हर साल का प्रॉफिट एक दूसरे के प्रॉफिट से डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो टू अचीव कंपेरेबिलिटी and assessment, easy assessment of the financial statement, accounting policies once followed should be followed consistently। अंडरलाइन कर लें। इन ऑर्डर टू, अच्छा वो पुराने वाले में अंडरलाइन किए थे क्या आपने, तो उसको पूरा ही पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कंसिस्टेंसी में देखिए, in order to achieve comparability of the financial statements of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in accounting policy is made only in certain exceptional circumstances। आपको ठीक नीचे नीचे ABC कुछ 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपको पढ़ने तो होंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ने। कल मैं जब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक। लास्ट पॉइंट देख लें। लास्ट कौन सा है बेटे? मटेरियलिटी। व्हाट इज मटेरियलिटी? सीधे बैठ जाओ एकदम एकदम कम। मटेरियलिटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, क्रॉकरी, ग्लास, कटलेरी, टेबल लिनन, एडजस्टमेंट नंबर 10 याद है उसमें क्या लिखा हुआ था? इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब to charge off income and to charge off glass, table linen from income and expenditure in the year purchase। तब भी मैंने कहा था कि आपने जो कैलकुलेटर खरीदा है, ये है तो आपकी एसेट ही, लेकिन आप उसे अपनी फिक्स्ड एसेट मानकर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट
सेट नहीं है कि इसे स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया जा सके और इन्वेस्टर देख के खुश हो जाए कि यार इस कंपनी की बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल के साथ में कैलकुलेटर भी है। इसकी कंपनी में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल के बाद में क्या नहीं है? मैं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें लगाऊंगा बिकॉज इसमें कैलकुलेटर है। समझ में मेरी बात? मेटेरियलिटी मीन्स आप इवेंट पे तय कीजिए कि कौन सी इवेंट मटेरियल है, कौन सी इवेंट इमटेरियल है। जैसे आज इसका बर्थडे है साहब, मान लीजिए आज इसका बर्थडे, हम दोनों, अरे क्या बच्चों की तरह, आज इसका बर्थडे है साहब और इसने हम दोनों को बुलाया। मेरी इनकम महीने की 5,000, इसकी इनकम महीने की 5 लाख। मैंने सुनो, मैंने भी इसे गिफ्ट दिया 500 रुपए का, इसने इसे गिफ्ट दिया 1,000 रुपए का। हमें तेरे लिए इंपॉर्टेंट गिफ्ट मेरा हुआ किसका हुआ? मेरे लालची आदमी। मेरी इनकम 5,000 और मैं इसे 500 गिफ्ट दे रहा हूँ, इसकी इनकम 5 लाख और ये 1,000 रुपया गिफ्ट दे रहा है। मेरा इम्पोर्टेंट, इसको मेरे वाले गिफ्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखना चाहिए कि आदमी अपनी इनकम का 10% खर्च किया है और ये आदमी अपनी इनकम का पॉइंट कितना किया हुआ है? 1,000 बटा 2%, 2% दो भी नहीं, 0.2% खर्च किया। मेटेरियलिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, मेटेरियलिटी उसके इफेक्ट होगा कि भाई जैसे मान लो एक आदमी दिन का 5,000 रुपये कमाता है, एक आदमी दिन का 500 रुपये कमाता है, दोनों को 100 रुपये का लॉस बाई थेफ्ट हो गया। लॉस बाई थेफ्ट दोनों के लिए कितने रुपए का है? 100 रुपये। लेकिन मेटेरियलिटी, दुख और दर्द उस आदमी का ज़्यादा है जिसने 500 रुपये कमाए। बात समझ में आ गई? मेटेरियलिटी किसी एक बिजनेस के लिए, कोई भी इवेंट किसी एक के लिए मेटेरियल हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए इमैटेरियल। देखो अंडरलाइन, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स, बेटा मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा ना, टॉपिक खत्म हो जाएगा आज, ठीक है? हाँ, कल मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना इतना झेल लिया 5 मिनट और से, ठीक है? अच्छा तो फिर 1 मिनट लूंगा, चलो। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड if the effect is not considered material. The principle is an exception to full disclosure principle. आपने एक बैलेंस शीट देखी, उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक के बाद में स्टेपलर भी आ रहा है, पेन भी आ रही है, शार्पनर भी आ रहा है, सब कुछ, रबड़ भी सब कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो आपने फुल डिस्क्लोजर में से किसको हटा दिया? ये छोटी मोटी एसेट्स को हटा दिया और मेन एसेट्स थी उनको अपन ने कंसिडर कर लिया, क्योंकि अपन कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? मटेरियल। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू मेटेरियल प्रिंसिपल all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements, and any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the user should not be disclosed in the financial statement. बेटा बात समझ में आ गई होगी? पिछले 3-4 अटेम्प्ट में से तो एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये चैप्टर था इम्पोर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड। ठीक है बेटा, कल आगे डिस्कस। हाँ बोलो। नहीं नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।